हेलो एवरीवन। सो इससे पहले वाली क्लास में हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसके अलावा उनमें रिजर्व फूड पढ़े थे, पिगमेंट्स पढ़े थे, उनमें पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़े थे। अपने क्या रहा था कि एल्गीज़ का आर्थिक महत्व या शैवालों का आर्थिक महत्व अपने रहा था, जो आपको पढ़ना है वो। तो एग्ज़ाम में आपके क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। एग्ज़ाम में यूनिट फर्स्ट से आपके आ सकते हैं शैवालों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की लाइफ साइकिल, उनका आर्थिक महत्व, उसके अलावा उनका क्लासिफिकेशन, उनमें पाए जाने वाले रिजर्व फूड, पिगमेंट्स और डिफरेंट टाइप की जो उनमें रिप्रोडक्शंस होते हैं, उन पे आपके क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। सो वो यूनिट वहीं ख़त्म हो चुकी थी। उसके आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा मैं आज शुरू करवा रही हूँ यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में, क्योंकि मैंने ये बताया कि ये पेपर ही पूरा एल्गी, ब्रायो और लाइकेंस का है, तो एल्गी की बात हो रही है, तो अब हम 1 बाय 1 कुछ मेंबर्स आपके सिलेबस में है, उन मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है नोस्टॉक। नोस्टॉक को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। मैं बार बार बोल रही थी आपको जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी कि साइनोफाइसी वर्ग को छोड़कर सभी शैवालों में लैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम साइनोफाइसी ही पढ़ रहे हैं। साइनोफाइसी का मेंबर है नोस्टॉक। तो मैंने इससे पहले फंजाई पढ़ाई थी, तो भी मैंने क्लासिफिकेशन से शुरू किया था कि इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो किसी भी मेंबर को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। नोस्टॉक को ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी वर्ग का सदस्य भी बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोशिश करना कि क्लासिफिकेशन को आप ऐसे ही याद करो। तो ये हुआ नोस्टॉक का क्लासिफिकेशन। नोस्टॉक क्या है? नोस्टॉक एक एल्गी है, एक शैवाल है। ठीक है, तो इसे ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। सो इसके क्लासिफिकेशन की हम अगर बात करें तो इसका किंगडम है थैलोफाइटा, इसका डिवीज़न है साइनोफाइटा, क्लास है साइनोफाइसी, ऑर्डर है नोस्टोकेल्स, फैमिली है नोस्टोकेसी और जीनस है नोस्टॉक। तो ये हुई इसके क्लासिफिकेशन की बात कि इसको थैलोफाइटा विभाग में रखा गया है।
इसको थैलोफाइटा जगत में रखा गया है, साइनोफाइटा विभाग में रखा गया है। वर्ग जो अलग अलग इसमें गण, वंश, स्पीसीज जो भी है, ये ओवरऑल इसमें इसको डिवाइड कर रखा है। कोशिश करना कि क्लासिफिकेशन को आप ऐसे ही याद करें, ठीक है। फिर अब तक की जो मैंने स्ट्रक्चर्स या मैं अलग अलग एल्गीज पढ़ा रही हूँ, कोई भी मेंबर पढ़ा रही हूँ, तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन से। उसके बाद में आता है आवास, ठीक है। तो हम अगर नोस्टॉक के आवास की बात करें तो नोस्टॉक को ब्लू ग्रीन एल्गी में रखा गया है, तो इन्हें शॉर्ट में क्या कहते हैं? BGA, B ब्लू, G ग्रीन, A एल्गी। तो इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत रखा गया है। ये लवण रहित जल में पाए जाते हैं। इट मीन्स ये मीठे पानी में पाए जाते हैं। उसके अलावा ये तालाब में, पौंड में पाए जाते हैं। इसके आवास की बात करें तो मोस्टली एल्गीज जलीय नेचर के होते हैं, जलीय हैबिटेट में वो रहते हैं। तो ये जो नोस्टॉक है वो लवण रहित जल या स्वच्छ जल में पाया जाता है, ठीक है। लवण रहित जल या स्वच्छ जल में पाया जाता है और इसे ब्लू ग्रीन एल्गी की कैटेगरी में रखा गया है। और इस नोस्टॉक की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है धान के खेतों में। चावल के जो खेत है उसमें नोस्टॉक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? आवास के ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी या नोस्टॉक मोस्टली अलवणीय जल या लवण रहित जल में, उसके अलावा स्वच्छ जल में रहने वाला एल्गी होता है। उसके अलावा ये इनकी सबसे ज़्यादा या प्रचुर मात्रा में ये धान के खेतों में पाए जाते हैं और ये कॉलोनी के रूप में रहते हैं, मीन्स ये कॉलोनी में पाए जाते हैं। और ये किसका कार्य करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स नाइट्रोजनी या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, वैसे ही ये एल्गी भी N2 फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो ये हो गए इसके हैबिटेट। हाँ, ये एंथोसिरोस जो एक ब्रायोफाइट है उसके थैलस में भी पाया जाता है। ये साइकस की प्रवाल मूल या कोरेलॉइड रूट में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ तो छोटे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में भी और आपके एग्जाम्स में भी ये आ सकता है कि एंथोसिरोस में सहजीवी जीवन स्थापित करने वाले एल्गी का नाम बताइए। तो आपको बताना है ब्रायोफाइट्स में कौन रहता है? नोस्टॉक। नोस्टॉक कहाँ रहता है? एंथोसिरोस के थैलस में पाया जाता है। उसके अलावा साइकस के प्रवाल मूल या कोरेलॉइड रूट में भी ये नोस्टॉक पाया जाता है। तो नोस्टॉक कहाँ कहाँ पाया जाता है ये हम उसके हैबिटेट में बात कर रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है और धान के खेतों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लवण रहित जल में पाया जाता है और स्वच्छ जल में पाया जाता है। ये ब्रायोफाइट्स में भी पाया जाता है। तो ब्रायोफाइट्स में एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है, तो एंथोसिरोस के थैलस में भी ये अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है और साइकस के प्रवाल मूल या कोरेलॉइड रूट में भी यह पाया जाता है। ये बात हुई इसके हैबिटेट की। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना और थैलस ऑर्गेनाइजेशन की।
संरचना व सुखाय संगठन। अब देखो, ये तो बात हुई उसके हैबिटेट की, मीन्स उसके आवास की, कि वो कहाँ किस किस आवास में पाया जाता है। उसके अलावा अंतः परजीवी के रूप में या किसी जीव पे ये निर्भर कैसे करता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो नोस्टॉक होती है इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और इसका सुकाय कैसा होता है, सुकाय का संगठन कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो नोस्टॉक का फिलामेंट को कहते हैं तंतु, ठीक है, नोस्टॉक का तंतु। तो नोस्टॉक का फिलामेंट अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड मीन्स अशाखित, ठीक है। तो नोस्टॉक का फिलामेंट अनब्रांच्ड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि नोस्टॉक का फिलामेंट अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है। इस फिलामेंट की प्रत्येक सेल गोलाकार या डोलकाकार होती है। ठीक है, तो हम अगर इसकी संरचना की बात करें तो नोस्टॉक का फिलामेंट या तंतु अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है। नोस्टॉक का फिलामेंट अनब्रांच्ड होता है। इस फिलामेंट की प्रत्येक सेल स्फेरिकल या बैरल शेप्ड होती है, मीन्स गोलाकार या अंडाकार होती है। ये जो नोस्टॉक होते हैं वो कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं और इनकी कॉलोनी के बाहर श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है। इस श्लेष्मीय आवरण को म्यूसिलेज कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहा मैंने कि ये नोस्टॉक का जो तंतु होता है वो अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है। उसके अलावा इसमें सेल्स एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है, सेल्स एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। इन सेल्स का आकार गोल होता है और अंडाकार होता है और ये कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं, समूह के रूप में पाए जाते हैं। और इनकी जो कॉलोनी होती है या इनके जो फिलामेंट होते हैं वो श्लेष्मीय आवरण से आवृत होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर या नोस्टॉक की सेल्स जो नोस्टॉक की सेल्स जो गोलाकार या डोलकाकार होती है, ये एक दूसरे पर व्यवस्थित होकर एक अनब्रांच्ड मोतीनुमा या मोती की माला जैसी संरचना का निर्माण करती है, जो किससे आवृत होता है? श्लेष्मीय आवरण से। इस मोती की मालानुमा तंतु की प्रत्येक सेल समान होती है, सिर्फ हेटेरोसिस्ट को छोड़कर, ठीक है। तो हम अगर इसकी संरचना, इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये फिलामेंटस होता है। इसकी सेल्स एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है, ये अनब्रांच्ड होने के कारण एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होता है। इस फिलामेंट की प्रत्येक सेल समान होती है, सिर्फ हेटेरोसिस्ट को छोड़ के। हेटेरोसिस्ट थोड़ा अलग प्रकार का होता है, इसमें उसकी संरचना थोड़ी अलग होती है, जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी। तो इसकी प्रत्येक सेल सिर्फ इस हेटेरोसिस्ट को छोड़ के समान होती है। इनका ये जो नोस्टॉक होते हैं वो कॉलोनी के रूप में रहते हैं, मीन समूह में रहते हैं, और उनकी कॉलोनी को श्लेष्मीय आवरण या इनकी कॉलोनी श्लेष्मीय आवरण या म्यूसिलेजिनस कोटिंग के द्वारा आवृत होती है, श्लेष्मीय आवरण से आवृत होती है।
ये सेल्स एक दूसरे पे व्यवस्थित होकर मोती की माला नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। सिर्फ हेटेरोसिस्ट इनमें अलग दिखाई देता है और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ये जो इसके ऊपर श्लेष्मीय आवरण होता है, ये इसको सूखने से बचाने का कार्य करता है और इसे नमी प्रदान करता है। तो मैंने ये कहा कि इसकी प्रत्येक सेल समान होती है हेटेरोसिस्ट को छोड़ के। तो हम यहाँ अब पढ़ेंगे हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्या होता है? तो नॉन-स्टॉक के फिलामेंट में अन्य सेल्स की तुलना में ये जो सेल होती है वो साइज में बड़ी होती है और अंडाकार या ओव्यूलर होती है। तो हेटेरोसिस्ट, जैसे कि मैंने ये नॉन-स्टॉक का फिलामेंट बनाया था, इसमें प्रत्येक सेल समान होती है, लेकिन कुछ सेल होती है जो या तो इसके अंतिम सिरे पे होती है या मध्य में होती है, मीन्स या तो इंटरकैलरी होती है या टर्मिनल पोर्शन पे होती है, वो कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो आप देख सकते हो कि ये जो सेल्स हैं जिन्हें मैं हेटेरोसिस्ट बोल रही हूँ, ये हेटेरोसिस्ट सेल्स अन्य सेल्स की तुलना में थोड़ी अलग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो हेटेरोसिस्ट है जो अन्य सेल्स की तुलना में अलग दिखाई दे रही है, हाँ, ये जो हेटेरोसिस्ट है इस पे भी आपके शॉर्ट नोट आ सकता है कि हेटेरोसिस्ट पे लघु टिप्पणी या शॉर्ट नोट दीजिए, ठीक है। तो शॉर्ट नोट इस पे आ सकता है, तो इसकी हेटेरोसिस्ट की संरचना पे शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हेटेरोसिस्ट की। तो नॉन-स्टॉक के फिलामेंट में अन्य सेल्स की तुलना में कुछ सेल्स अलग दिखाई देती है, जो कैसी होती है? अंडाकार होती है और अन्य सेल्स की तुलना में अलग होती है, साइज में बड़ी होती है, ठीक है। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बेसिक से स्ट्रक्चर बताऊं तो हेटेरोसिस्ट वैसे तो यूं दिखाई देता है, और हम अगर इसको अलग करके इस नॉन-स्टॉक के फिलामेंट से अलग करके देखें तो ये जो संरचना होती है वो ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। इस संरचना की हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये संरचना ऐसे दिखाई देती है। ये है इसकी आउटर वॉल, ये है इनर वॉल, ये है जिनोफोर, ये है फोटोसिंथेटिक लैमेली,
एक बेसिक से स्ट्रक्चर की बात करूँ हेटेरोसिस्ट की संरचना, जिस पे शॉर्ट नोट आता है आपके, तो देखो हेटेरोसिस्ट नोस्टॉक के फिलामेंट में अन्य सेल्स की तुलना में अलग दिखने वाली स्ट्रक्चर होती है जो अंडाकार या ओव्यूलर होती है और अन्य सेल्स की तुलना में बड़ी होती है, ठीक है। और नोस्टॉक का जो फिलामेंट होता है उस फिलामेंट में मोटी भित्ति युक्त सेल्स होती है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होती है जिन पे पतली भित्ति होती है या थिन वॉल्ड होती है, वो हेटेरोसिस्ट है। हेटेरोसिस्ट पे कम मोटी वॉल होती है, ठीक है, अन्य सेल्स की तुलना में। ये जो स्ट्रक्चर है एक बेसिक से हेटेरोसिस्ट की, जो ये क्या है, डबल लेयर्ड होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी आउटर वॉल, ये बाहर वाली आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है। उसके अलावा ये इसके पोलर होल या ध्रुवीय छिद्र है जो इसके दोनों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला रीजन है जहाँ पे ETS की क्रिया होती है, ठीक है। ये इसमें रिजर्व फूड है, ये डॉट डॉट लाइन में, ये इसमें पिगमेंट्स को मैंने शो कर दिया है। और ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर दिख रही है ये है फोटोसिंथेसिस करने वाले रीजन्स, जिसके द्वारा ये अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। तो इससे रिगार्डिंग पिगमेंट्स यहाँ पे हैं। ये है जिनोफोर। जिनोफोर की मैं अगर बात करूँ तो ये इसके आनुवांशिक पदार्थ की तरह होते हैं, तो ये है जिनोफोर जो इसके जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। ये ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसे कहते हैं पोलर नोड्यूल। अब मैं इसको बोल के समझाती हूँ। मैंने बता दिया कि जो हेटेरोसिस्ट होता है वो ओव्यूलर स्ट्रक्चर होती है, अन्य सेल्स की तुलना में बड़ी होती है, और ये नोस्टॉक के फिलामेंट के बीच में भी पाए जा सकते हैं और उनके अंतस्थ सिरों पे भी पाए जाते हैं। मीन्स इनकी अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो इनकी पोजीशन इंटरकैलरी भी हो सकती है, मीन्स फिलामेंट के बीच में भी हो सकती है और टर्मिनल एंड्स पे भी हो सकती है। मीन्स ये दोनों सिरों में से किसी भी सिरे पे ये उपस्थित हो सकता है या बीच में हो सकता है। मीन्स ये अंतस्थ सिरों पे भी पाए जा सकते हैं और अंतर्वेशी भी हो सकते हैं। मीन्स ये टर्मिनल भी हो सकते हैं और ये इंटरकैलरी भी हो सकते हैं। ये जो नोस्टॉक में पाई जाने वाली संरचना होती है जिसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं, इस हेटेरोसिस्ट के या इस हेटेरोसिस्ट सेल के दोनों तरफ छिद्र पाए जाते हैं या होल्स पाए जाते हैं जिन्हें पोलर होल्स कहते हैं। और इन पोलर होल्स पे सेल वॉल का या कोशिका भित्ति का स्थूलन पाया जाता है। इस स्थूलन के कारण इसे पोलर नोड्यूल कहते हैं। भाई ये जो हेटेरोसिस्ट है इसके ये दोनों जो एंड्स होते हैं, दोनों सिरे होते हैं, इन दोनों सिरे पे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें पोलर होल्स कहते हैं। और इन छिद्रों पे कोशिका भित्ति या सेल वॉल का स्थूलन पाया जाता है। इस स्थूलन के कारण ये जो एंड है इसे पोलर नोड्यूल कहते हैं, ठीक है। अगर ये जो हेटेरोसिस्ट है ये बीच में पाया जा रहा है तो इसमें दोनों होल्स प्रेजेंट होंगे। मीन्स ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट में ये यहाँ पाया जा रहा है, ये हेटेरोसिस्ट मीन्स इसके बीच में पाया जा रहा है, तो इसके दोनों होल्स, इस पे दोनों होल्स होते हैं। और अगर ये टर्मिनल पोर्शन पे या अंतिम सिरों पे पाया जा रहा है तो इसके एक ही तरफ होल होता है, जबकि ये बीच में है तो इसके दोनों तरफ होल होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब मैं अगर इसके फंक्शंस की बात करूं कि ये जो सेल है ये अलग सेल्स के, ये और सेल्स की तुलना में अलग दिखाई दे रही है, तो इसकी क्या उपयोग होंगे इसके इसमें कि ये संरचना इसमें है। तो इसके कुछ यूजेस हैं, जैसे कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि ये जो एल्गी है नोस्टॉक, इसकी
इसमें सभी सेल्स पे मोटी सेल वॉल पाई जाती है, थिक सेल वॉल पाई जाती है, या मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है, सिर्फ हिट्रोसिस्ट को छोड़ के। हिट्रोसिस्ट को छोड़ के क्यों? क्योंकि ये जो हिट्रोसिस्ट होता है इसकी वॉल कम मोटी होती है दूसरी सेल्स की तुलना में। मीन्स इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो नोस्टोक की दूसरी कोशिकाओं की तुलना में थोड़ी पतली होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये इस पे जो वातावरण में मुक्त नाइट्रोजन होती है वो मुक्त नाइट्रोजन इससे आके जुड़ जाए आसानी से, जिससे कि ये उसका फिक्सेशन या स्थिरीकरण कर सके। ठीक है, इसलिए इसकी वॉल कम मोटी होती है, तो इससे आके नाइट्रोजन जुड़ेगी और वो जुड़ने के बाद में इसमें फिक्सेशन का कार्य होगा। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। और होमोसिस्ट के निर्माण में इसका योगदान होता है। होमोसिस्ट के जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, एल्गीज में जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था कि होमोसिस्ट के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो इस एल्गी में जो होमोसिस्ट बनते हैं वो इसी के द्वारा बनते हैं। ये होमोसिस्ट अनुकूल परिस्थितियों में जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर नए एल्गल फिलामेंट का निर्माण करेंगे। उसके अलावा ये जो हिट्रोसिस्ट है ये अपनी मुख्य फिलामेंट से अलग होके कई लंबे समय तक या परसिस्टेंट रहता है, चिरस्थायी इसकी स्थिति होती है। तो ये काफ़ी लंबे समय तक सुप्त अवस्था में या रेस्टिंग स्टेज में जमीन में पड़ा रहता है, और जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती है तो ये एक बीजाणु के रूप में जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर नए एल्गल फिलामेंट का निर्माण करता है। तो ये कंप्लीट हुई इसकी क्लासिफिकेशन की बात, इसकी आवास की बात और इसकी संरचना और सुकाय के संगठन की बात। नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें होने वाले डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।